तशरीफ़ लाए हैं। आज अच्छी खबरें आ रही हैं हर तरफ से और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है ओलंपिक्स में, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि एक अच्छी खबर आई है और जिस पर पूरी कौम मुत्तहिद है। पूरी कौम ने ना सिर्फ इसको वेलकम किया है बल्कि मुल्क के कोने कोने में इस पर खुशी मनाई गई है, जो कि बहुत खुशाइंद है। और हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत मनाई जा रही है और मनाई जाएगी साथ साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, बाकी दीगर हुकूमतें भी इसमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरीके से उस दिन आपने देखा कि एक हीरोज़ वेलकम दिया गया अरशद नदीम साहब को, जाने से पहले भी आज से 2 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से वो मुलाकात करके गए थे और उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था पीएम हाउस में, और कुछ उनके मसले मसाइल थे, उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई थी और उनके हल के लिए काफ़ी एफर्ट किया गया था। तो अब जब वो आए हैं तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पे गैर रिवायती अंदाज में वो वेलकम वाटर कैनन सलूट के थ्रू रनवे से ही शुरू हो गया। और इसमें बड़ी मेहनत है अरशद नदीम साहब की, उनके वालिदैन की, उनके कोच जनाब सलमान भट्ट साहब की। तो ये तमाम लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना और 32 साल बाद कोई मेडल जीतना, ये एक खुशी का मौका है। और जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये खुशी दुबाला हो गई है 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के बिल्कुल करीब होने के हवाले से। आज वज़ीर आला पंजाब भी तशरीफ़ लेकर गईं और उन्होंने अरशद को घर जाके ऑनर किया मियाँ चन्नू में, और एजाज़ात जो हैं वो भी वहाँ पे दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये इनकरेजमेंट होती है हमारे हीरोज़ की, और यही मोटिवेशन होती है कि एक कामयाबी के बाद गवर्नमेंट उनका कितना ख्याल करती है, कामयाबी से पहले कितना ख्याल करती है। तो मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती कि ये जिस तरीके से अरशद ने उस दिन कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ, और उन्होंने यूथ फेस्टिवल का जिक्र किया, तो इस मुल्क में हमेशा कोशिश रही है हमारी, जिस तरह डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का रिवाइवल था, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ज़रिया माश स्पोर्ट्स के अलावा होता नहीं है। तो जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स शुरू की गई थी और वो नौकरियों का सिलसिला शुरू किया गया था, इसलिए था कि वो एक इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकें, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इफेक्ट ना हो और उनका घर का खर्चा भी चलता रहे और वो खुद कफील भी हों। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम था जो पिछली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की रिवाइवल हुई। अरशद को इंशाल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम मिलेगा। अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे और 5 बजे इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पे वो लैंड करेंगे। वज़रा की एक कमेटी उनको रिसीव करेगी और वहाँ पे उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा इधर रेड जोन में, वो क़याम करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज उनके ऑनर में स्टेट बैंक्वेट है, जिसमें हमने कुछ फ़नकारों को भी दावत दी है, मिली नग़मे होंगे और अरशद साहब को एक वार्म वेलकम जो है इस्लामाबाद में दिया जाएगा। और उनके हमरा हमने इनवाइट किया है उनके वालिदैन को भी, उनके कोच को भी। तो आज जब वो मुल्तान से खसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनकी फ़ैमिली उनके साथ होगी, उनकी बेगम, उनके बच्चे उनके साथ होंगे, उनके वालिदैन, उनके कोच उनके साथ होंगे, और उनको VVIP स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जाएगा और एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा और स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये बहुत हकीर कोशिश है जो हम कर सकते हैं एक इतने बड़े स्टार के लिए, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे पाकिस्तान का झंडा जब पेरिस में बुलंद किया तो आप देखें कि पाकिस्तान का तराना वहाँ पे बजा और 3 झंडे थे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है। तो सब हिलाली परचम जो था सबसे ऊपर था, क्योंकि अरशद की जैवलिन थ्रो सबसे आगे गई थी 92.97 पे। तो ये रिकॉर्ड टूटना ओलंपिक्स का, और इस रिकॉर्ड का इंशाल्लाह ताला कायम रहना आगे फ्यूचर में, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इससे काफ़ी कम था। तो ये 92.97 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम समझते हैं कि ये लाखों नौजवानों को पाकिस्तान में इससे हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि एथलेटिक्स की फील्ड में डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, स्विमिंग है, ये सारी चीज़ें हम खुद करते रहे कॉलेज में, और रेसलिंग है, बाकी स्पोर्ट्स हैं। तो ये अरशद की स्टोरी
लाखों नौजवानों के लिए मशअल राह है। और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हमने हिदायत की है कि इस पे एक अरशद की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म भी बननी चाहिए, एक टेली फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, एक बायोपिक बननी चाहिए, जिसके अंदर वो पूरी स्ट्रगल दिखाएं कि मियाँ चन्नू के उस देहात में से, उस कस्बे में से एक नौजवान निकला जिसने जब अपनी पहली जैवलिन थ्रो की तो उसने लोकल वहाँ पे मियाँ चन्नू से वो जैवलिन बनवाया। और वो जो नेज़ा बनाते हैं लोग देहातों में मौजूद होते हैं, तो वो नेज़ा बनवाया। और पहली जैवलिन थ्रो करने के लिए अरशद के पास जूते नहीं थे, उसके कोच ने कहीं से जूते सेकंड हैंड लिए, पुराने जूते पहन के वो रन अप लेके उन्होंने वो थ्रो किया। तो ये इन हालात से गुजर के पेरिस के स्टेडियम के अंदर सबसे ज़्यादा परचम बुलंद करना, और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, हमारा सबका जो है वो सर फख्र से बुलंद हुआ है। और जो कल 14 अगस्त की तकरीब है, जो मरकज़ी तकरीब होती है वफाकी हुकूमत की, जिसमें परचम कुशाई की जाती है, वज़ीर आज़म और अरशद नदीम मिल के कल परचम कुशाई करेंगे। और ये भी एक एजाज़ है कि हमारे नेशनल हीरो कल मरकज़ी तकरीब में मौजूद होंगे और वो परचम कुशाई जो है वज़ीर आज़म के साथ मिल के करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, एक खुशखबरी है, खुशी है पाकिस्तानी कौम को, और पूरी कौम ने इसको जिस तरह सेलिब्रेट किया है। देखिए, हम पाकिस्तानी बड़ी रिजिलियंट कौम है। दो चीज़ें हमारे में मुनफरिद हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई सैलाब, जलजला, कुदरती आफत आए, हम इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तान में होती है, कोई और मुल्क इतनी चैरिटी नहीं करता जितनी पाकिस्तानी करते हैं। और दूसरा, हमें सेलिब्रेट बहुत करना आता है, जब ऐसे मौक़ों पे खुशी के मौके होते हैं हम यकजा हो जाते हैं, हम मिल बैठते हैं। कुछ लोगों ने इसमें भी मनफी रंग भरने की कोशिश की, उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि इस मनफी सोच से निकलें। जो हर चीज़ में एक मनफी सवाल किया जाता है, मनफी सोच की अक्कासी की जाती है, और सोशल मीडिया पे इस हवाले से भी बातें की जाती हैं। आप छोड़ दें इस बात को, सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान का परचम वहाँ पे बुलंद हुआ, और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये हमारा हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद है। वज़ीर आज़म साहब पहले ही मुबारक दे चुके, और आपने देखा जो हीरोज़ वेलकम मिला आज इस्लामाबाद में भी, और वज़ीर आला साहिबा जिस तरह मियाँ चन्नू गई, उन्होंने जो ऑनर किया उनको, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही काबिल तहसीन स्टेप था। और घर जा के ना सिर्फ वेलकम करना बल्कि एजाज़ात वहाँ पे देना, तो ये बहुत अच्छी काविश है। और आज इस्लामाबाद में भी इंशाअल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम होगा, और उनके शायान शान यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब का जो इशाइया होगा वो हम कल बराह रास्त उसको एज लाइव जो है वो रिकॉर्डेड उसका हम वर्जन चलाएंगे 14 अगस्त को, ताकि आप पूरी कौम देख सके कि एक हीरो को कैसे वेलकम किया जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते थे। आज रात 12 बजे पाकिस्तान की जो वीज़ा पॉलिसी है वो लॉन्च होने जा रही है, और 126 ममालिक दुनिया के, उनके लिए वीज़ा फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई है। और वीज़ा फ़ीस के अलावा वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारे मुल्क में टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, वो बड़ा हैरान होते हैं कि पाकिस्तान के पास मोटरवे भी है, पाकिस्तान के पास इतना साफ़ सुथराई है, एक खूबसूरत कैपिटल है जिसमें मरगला हिल्स हैं, तो वो बड़ी अच्छी यादें लेके जाते हैं पाकिस्तान की। तो अब किया ये है कि एक सिंपल फॉर्म है जो इन 126 ममालिक के लोगों को फिल करना होगा। ये 10 मिनट का प्रोसेस होगा, और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे वो वीज़ा उनके फ़ोन पे इशू हो जाएगा, और वही फ़ोन पे वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा और रिन्यूएबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। ये छोटा सा फॉर्म है, ये पहले इसमें तकरीबन कुछ 60-70 फील्ड्स होती थी, अब ये 30 फील्ड्स हैं, 30 क्वेश्चन हैं जिसका आपने आंसर देना है। मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। 30 क्वेश्चन हैं जिसका आप आंसर देंगे, और वीज़ा उसी वक्त इन 126 ममालिक के लोगों को इशू हो जाएगा, और इशू होने के बाद वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद रिन्यूएबल होगा। इसके साथ साथ कोई फीस नहीं है, 0 फीस, और 10 मिनट के अंदर वीज़ा जारी। जो एम्बेसीज के, हाई कमीशन के चक्कर लगाने पड़ते थे, सिफारिशें करवानी पड़ती थी लोगों को पाकिस्तान आने के लिए, हमारा मुल्क खूबसूरत है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, और ये देखने के काबिल है। और हम चाहते हैं कि बाहर के लोग आके देखें और पाकिस्तान की तारीफ करें। हमारे पास K2 का पहाड़ है, हमारे पास इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ भी हैं, वादियाँ भी हैं, सहरा भी हैं, समंदर भी हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। तो ये
ہمیں دنیا کے لیے یہ مشکل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں تو ان کو اتنے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے. اور خصوصی طور پہ جو گلف کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز کا ویزا آن ارائیول ہے. گلف کنٹری کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا, ان کو صرف پاسپورٹ پکڑنا ہے اور وہ پاسپورٹ لے کے جب پاکستان آئیں گے تو وہیں پہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو جائے ہے. جو کیا کہ اس کو 14 اگست کو لانچ کیا جائے. اس میں ریلیجس ٹورزم بھی شامل ہے. جو سکھ یاتری آئیں گے ان کے لیے بھی یہ سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے. اور ٹورزم کے لیے, بزنس کے لیے پاکستان از ناؤ اوپننگ اپ ٹو دا ورلڈ. ہم اپنے دروازے کھول رہے ہیں دنیا کے لیے کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں. اور ہم آپ کے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان آئیں تو آپ کے لیے ایک سمپلیفائڈ وہ پروسیس ہو. ہم نے اس کا باقاعدہ ایک ای ویزا پالیسی وزیر اعظم صاحب نے ایشو کی اور اس کے تحت یہ سارے پروسیسز جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں, یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ آج رات 12 بجے سے ان پہ یہ نافذ العمل ہوں گے اور یہ باقاعدہ طور پہ ان پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور تمام جو 126 ممالک ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان ملکوں کی, تو یہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا گیا ہے. یہ لسٹ بھی آپ سے ان ممالک کی ہم شیئر کر لیتے ہیں, ابھی یہ ڈال دیں گے جی گروپ میں, یہ دونوں چیزیں ڈال دیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا اور انہوں نے بیٹھ کے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یوم آزادی کی طرف آتے ہیں. پورے ملک میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. میری ابھی سندھ میں بات ہوئی, گورنر سندھ ایک بہت بڑا کل شو کر رہے ہیں, گورنر کے پی کے کل میری بات ہوئی وہ کر رہے ہیں, لاہور میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کر رہی ہیں, بلوچستان میں وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے ایونٹس, میوزیکل ایوننگز ہونے جا رہی ہیں, سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر ہم نے اسلام آباد F9 پارک میں بھی ایک بہت بڑے ایونٹ کا اہتمام کیا. آج رات کانسرٹ بھی ہے, آتش بازی بھی کی جائے گی, مگر کل ہم ایک منفرد کام کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان کا پہلا ڈرون شو جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. 500 ڈرون آپ کو F9 آسمان پہ نظر آئے گا, جس سے قائد اعظم کی تصویر, اسٹوری آف پاکستان, پاکستان کا پرچم بنایا جائے گا. میں تمام میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں, اور یہ بالکل نان پولیٹیکل فنکشن ہے. مجھ سمیت کسی سیاستدان کی آپ کو وہاں تصویر نظر نہیں آئے گی. ہم نے اس کو بالکل ایک پبلک ایونٹ رکھا ہے, پالیٹکس فری رکھا ہے. صرف پاکستان کا پرچم ہوگا. کسی وزیر کی, وزیر اعظم کی, کسی پولیٹیکل لیڈر کا ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ صرف پاکستان کا پرچم اس سے نظر آئے. اور یہ ڈرون شو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. یہ 500 ڈرون پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل رات F9 پارک میں نظر آئیں گے. اور ہم نے فیملیز کے لیے وہاں فیسٹیوٹی کا اہتمام کیا ہے, میوزیکل شو ہے, باقی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آج اور کل 4 بجے آنورڈز F9 پارک اسلام آباد میں شروع ہوں گے. اور یہ سنکرونائز کیا ہے کہ کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, لاہور میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 77 سال ہو گئے ہماری آزادی کو, اس کو سیلیبریٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, اور ارشد ندیم کی جیت کی بھی خوشی اس میں منانی چاہیے. اور یہ ویزا فری کیا ہے, اس کی بھی خوشی شامل ہے. وزیر اعظم صاحب کچھ دنوں بعد ہوم گرون اکنامک ایجنڈا کا بھی اعلان کریں گے, جس میں میجر اکنامک ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے. تو یہ پازیٹیوٹی کا میسج ہے, یہ خوشی کا میسج ہے, یہ پاکستان کا میسج ہے کہ نفرتوں کو دور کریں, آپس میں مل بیٹھیں اور اس پاکستان کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو بس اب سوال لیں گے جی. میں نے ارشد ندیم کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے. جی بیپر صاحبہ. نرین جوہر صاحبہ جی سیاحوں کے لیے ٹریولنگ آسان کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے. پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں, تاریخی, مذہبی, اس کے علاوہ جو ہماری خوبصورت آرگنائزیشن ہے, سب کچھ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان لوگوں کی, ان سیاحوں کی سیکیورٹی. ایبسلیوٹلی. یہ آپ لوگوں کی پالیسی میں کوئی پائپ لائن میں ہے؟ پچھلے دنوں بہت اہم سوال ہے. جرمن سیاح کو لوٹا گیا, لیکن اگلے دن بہت خوشی ہوئی ہمیں پڑھ کے کہ سب کچھ اس سے جوڑوں سے برآمد کروا کے اس کے حوالے کر دیا کہ دس از ویری گڈ. لیکن اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے پراپر سیکیورٹی کا کیا پلان ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس حوالے سے تمام صوبائی حکومتوں کو, سیکٹری انٹیریئر کو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو ان کو ویلکم دیا جائے گا, باقاعدہ ایک ڈیسک قائم کیا جائے گا, اور سیکیورٹی
वाले इदारों को बताया जाएगा कि ये टूरिस्ट यहाँ पे आया है और ये उसका इरादा है, यहाँ यहाँ इसने जाना है। उस हवाले से लोकल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। और ये देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान बिल्कुल इट्स अ सेफ डेस्टिनेशन, सेफ लोकेशन, और वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो सयाहों की सिक्योरिटी है उसके बड़े अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में हर साल हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। आप कभी इस्लामाबाद से स्कर्दू या गिलगित की फ़्लाइट लें, आपको पाकिस्तानी कम नज़र आएंगे, उसमें गैर मुल्की ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम हैं। चीफ सेक्रेटरी से IG को भी ऑन बोर्ड लिया गया है सारे मनसूबे के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी इंतजाम में बेहतरी देखने में आएगी। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से जितने भी होटल एक सस्ती किस्म की उनको रिहायश देनी होती है, तो वो सारे बंद पड़े, जैसे कि फ्लैशमैन बंद पड़ा होगा, ये एक मिसाल है। इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी? देखिए, हम ये समझते हैं कि हमने जब सऊदी अरेबिया भी गए, UAE गए, बाकी ममालिक में गए, तो उनको हमने प्रपोजल्स ये पेश किए। फॉर एग्जांपल KPK के अंदर हमने उनको टूरिस्ट साइट्स बताई कि जहाँ पे ठंडियानी है, बाकी इलाके हैं जहाँ पे होटल्स खोले जा सकते हैं। इस्लामाबाद में होटल्स की कमी है, उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं कि 1-2 नए होटल्स इस्लामाबाद में भी बनने चाहिए। और देखें, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म सेक्टर ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी अफोर्डेबल और सस्ती होटलिंग आपको वहाँ पे मिल जाती है। अताबाद लेक के ऊपर होटल्स मौजूद हैं। तो इसके लिए टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और सयाहों के लिए अच्छी, मेयारी, अफोर्डेबल जो एक अकोमोडेशन है उसको इनकरेज किया जाएगा। और हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनकरेज करना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी इसमें एवेन्यूज ओपन हैं और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। साहब, ये वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा की जो फैसिलिटी है, इसको कौन डिनाई कर सकता है कि ये वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन यह है कि जो बाहर के टूरिस्ट पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर कुछ लोगों को देखेंगे जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जो डिसरप्ट कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, जो डिसरप्ट कर रहे हैं ऑर्डर को, जो सोसाइटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जो टूरिस्ट हैं डेफिनेटली वो चाहेंगे कि यहाँ पर पीस हो, सुकून हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? कब तक? ये बात की गारंटी चाहिए कि कब तक वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे और उसके बाद एक सुकून का माहौल, वो पाकिस्तान जो विजुअलाइज किया जा रहा है, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं चाहता था कि आज मुकम्मल तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुस्बत रहे, मगर वो कई दफ़ा एक आधा मनफी पहलू जो है उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है। देखिए बात ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये ज़बान से लफ्ज़ अदा कैसे हो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर जिन खातून ने ये कहा था उनको वीज़े के बगैर श्रीनगर भेज देते हैं ना, जाएं जाके 4 दिन गुजार के आएँ और वहाँ पे कहें कि मैं आई हूँ क्योंकि वहाँ खान नहीं था तो पाकिस्तान नहीं था, मैं इधर आ गई हूँ। 4 दिन निकाल के दिखा दें, वहाँ पे लग समझ जाएगी। तो ये इन लोगों का काम इंतशार फैलाना है। इवन अरशद अजीम वाले मामले को उन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, एक ऐसा मामला जो कंट्रोवर्शियल हो नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ वीलॉगर साहब लगे हुए हैं, अरशद ने इस फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म का शुक्रिया क्यों अदा किया? भाई तुम मामे लगते हो, तुम हो कौन? मतलब डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, ट्रेनिंग तुम्हारी कोई नहीं हुई, सेमिनार्स वर्कशॉप तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? बस ये उठा लिया और कहा जी फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म का अरशद ने शुक्रिया क्यों किया? वो भाई वो गोल्ड मेडल जीत के आया पेरिस में, आप अभी घर से नहीं निकले, मोहल्ले में अब आपको 4 लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सलाम दुआ बढ़ाएं, बाहर निकले, लोगों से मिले। सवाल अरशद नदीम पे हो रहा है जी कि उसने क्यों नाम ले लिया। भाई आपके व्यूज़ ठीक है 100 से 200 हो जाएंगे, पप्पू, टीपू, पिंकू सब आपको लाइक कर देंगे उसके ऊपर, मगर कोई मेहरबानी करें, मुल्क के हाल पे रहम करें। ये लाइक से और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो एक रेस लग गई है कि थंबनेल सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल किसने लगाना है, आपकी कोशिश होगी कि आपका थंबनेल ऐसा लगे कि उस पे इतने क्लिक्स अंदर होता कुछ नहीं है। मैं भी कई थंबनेल खोलता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या निकलेगा, होता कुछ भी नहीं है। तो ये जो थंबनेल्स की रेस है ना कि मेरा थंबनेल सनसनी खेज होना चाहिए, साले जाफिर साहब का थंबनेल जो है वो सनाउल्लाह साहब से बड़ा होना चाहिए, तो इस कोशिश में
मुल्क का बहुत नुकसान हो जाता है। सवाल ये है, ये लोग जो यूट्यूब पर या ये लोग जो ये टेलीफोन को मोबाइल को लेकर शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान की यही तय करते हैं, क्या इनका कोई माँ बाप नहीं है? देखें, क्या इनका कोई बहन भाई नहीं है? देखें आप लोगों की ट्रेनिंग, मैं आपके ज़माने की बात करता हूँ, अखबारात थे ना, एडिटोरियल कंट्रोल था। आप लोगों की ट्रेनिंग निज़ामी साहब ने की, मीर खलील रहमान ने की, उनके नीचे पूरी एक टीम थी, ये पूरे इंस्टीट्यूशन थे। और बिल्कुल इदारों के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, इदारे की भी पॉलिसी होती है, मगर कभी पाकिस्तान पे हर्फ नहीं आने देते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बनाया था जो वो थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। ट्रेनिंग हम लेते हैं इन ऐसे लोगों से जिनकी अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। तो देखिए, ये किसी ना किसी वक्त ना हमें एक बात पे ये तहैया करना पड़ेगा कि झूठ, बहतान, इल्ज़ाम, साजिश, मुल्क के खिलाफ बयानियाँ, इसको छोड़ना होगा, वरना देखिए ये मुल्क जो है इसने तरक्की करनी है और ये करेगा। अगर ये लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये पीछे रह जाएंगे। ये बहुत तेजी से आगे निकल जाएगी ट्रेन, और ये पीछे देखते रह जाएंगे कि हम इस ट्रेन पे चढ़े होते तो हम भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते थे। जी सनाउल्लाह साहब, आप जनरल फैज पे सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या शायद मैं पहले प्रीएम्प्ट कर दूं। अच्छा चलें, करें अच्छा अच्छा, और वो एक सिविल केस में जो उन्होंने सोसाइटी पर रेड किया उसका जिक्र है जी। तो कैसे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो और बोर्ड से अलग रह सकती है, आपका स्टेट क्या है, आपका व्यू पॉइंट है क्या? बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा आपने कहा वज़ीर आज़म जो है होम ग्राउंड एक इकोनॉमिक प्लान लेके आ गए, जो इतलात में है स्टीफन डर्कन, हाँ जी, उन्होंने उनसे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा प्लान तैयार किया है। तो क्या वही प्लान होगा? क्या वो समझते हैं कि ब्रिटेन में बैठ के एक गैर मुल्की पाकिस्तान की इकानमी से मुताल्लिक कोई ऐसा प्लान दे सकता है जिससे हमारी इकानमी बेहतर हो? देखिए बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हार्वर्ड है, येल है, ऑक्सफर्ड है, कैम्ब्रिज है। हार्वर्ड की डिग्री लेने वाले पाकिस्तान में आके फ़ख्र क्यों करते हैं, या ऑक्सफर्ड की डिग्री लेने वाले हम क्यों कहते हैं इसने ऑक्सफर्ड से डिग्री ली? क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस में अच्छा नॉलेज इंपार्ट किया जाता है। हम हार्वर्ड ग्रेजुएट को ये नहीं कहते कि तुम पाकिस्तान आ गए हो, अच्छा तुम्हारा क्या ताल्लुक है पाकिस्तान, तुम तो हार्वर्ड की डिग्री है। मकसद ये है कि उन आइडियाज़ को और उस माहिराना तहकीक को, रिसर्च को हम अपने लोकल इकोनॉमिक सिस्टम से कैसे लिंक कर सकते हैं। और हमारा लोकल सिस्टम उन्होंने स्टडी किया है। वो ये नहीं था कि स्टीफन डर्कन आए और उन्होंने बस बैठ के चले गए। वो महकमों में गए, वो डिविजन्स में गए, वो मिनिस्ट्रीज़ में गए, उन्होंने सिस्टम स्टडी किए, उन्होंने चीज़ों को समझा। तो उनकी एडवाइस शामिल होगी, नो डाउट, बट इट्स अ होम ग्रोन एजेंडा और वो बिल्कुल होम ग्रोन होगा। दूसरी बात यह है कि कल ISPR की बड़ी वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज थी, मैं माज़रत चाहता हूँ, उसमें उन्होंने टॉप सिटी का जिक्र किया। देखिए पाक फ़ौज का इदारा दुनिया में बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार क्यों होता है? इसलिए होता है कि उधर किसी ओहदे पे पहुंचने के लिए एक मेरिट का सिस्टम है, उसको वायलेट कोई नहीं कर सकता और एक मेरिट के सिस्टम के तहत ही वो चलता है। और अगर कोई टॉप ओहदे तक भी पहुंचता है, उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो अनब्लेमिश्ड है, उस पर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कई महीनों पर मुहित लगता है ये इन्वेस्टिगेशन थी, और जो एंड पे उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वायलेशन की गई है कानून की, इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद लगता ये है, ये मेरी इतला नहीं है, ये क्यास है कि शायद कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है पोस्ट रिटायरमेंट भी, जिस बुनियाद पे ये फैसला किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त सिमत में एक कदम था। और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो पाक फ़ौज की है उसके तहत ये लिया गया एक डिसीजन है, और उनके पास बहुत क्रेडिबल एविडेंस इसका मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया। थैंक यू जी। उस्मान साहब आखिरी सवाल जी। सवाल ये है कि 32 साल पहले कौम का एक हीरो जो है वो कप लेके पाकिस्तान आया, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, बहुत बड़ा वेलकम किया गया, दिलो जान जो है उसके ऊपर लुटा दी गई, हॉस्पिटल बनाने के लिए भी चंदा भी दिया गया, जमीन भी दी गई। आज उन्हीं के छोटे भाई वजीर आजम है और एक और जो हीरो है कौम का वो पाकिस्तान आ रहा है। दोनों का फर्क कितना है मुस्तकबाल में, उनकी जीत में, उनके किरदार में, और आइंदा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं किसी वक्त ये भी सियासत में आ सकते हैं।
अरशद नदीम ने आते ही एयरपोर्ट पे इससे सवाल किया, पीटीवी के हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ना सियासत में आने का इरादा है, ना मैं सियासत करना चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि जिस तरीके से अरशद नदीम एक डाउन टू अर्थ स्पोर्ट्समैन है, सेल्फ मेड हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने देखिए अभी भी उन्होंने मैं नहीं किया, वरना कई लोगों को आदत होती है, हम सियासतदान है ना, हम मैं करते हैं। उसने मैं नहीं किया, उसने कहा मेरा कोच, मेरे वालिदैन, मेरा वजीर आजम, मेरा स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। उसने इतनी बड़ा रुतबा हासिल करने के बाद भी तमाम लोगों का जिक्र किया, वरना आपको मैं वाली तकरीर तो याद होगी। थैंक यू सर।